तो क्या हाल है प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट फिजिक्स की 11th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का। और चैप्टर का नाम आप सभी को पता है। तो अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसका नाम है भौतिक जगत, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो ये है अपने चैप्टर का नाम। बिल्कुल बेसिक सी बातें हमने अभी तक पढ़ ली हैं कि विज्ञान क्या है, फिजिक्स क्या है, एकीकरण क्या है, न्यूनीकरण क्या है। तो हर चीज़ों को के बारे में अपने थोड़ा थोड़ा डिस्कस लगभग कर चुके हैं। तो आज अपने कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर स्कोप क्या है, फिजिक्स का कार्य क्षेत्र क्या है, या फिजिक्स के प्रयोजन क्या है। तो आज अपने स्कोप की बात कर रहे हैं फिजिक्स की, यानी कि फिजिक्स के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, या यूं कह लो कि फिजिक्स के प्रयोजन क्या क्या हैं। तो अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूं तो हम फिजिक्स के कार्य क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अपने आ जाते हैं थोड़े बड़े लेवल पर, जैसे मान लो जिसको अपने बोला जाता है चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, या इसको अपने इसको अपने स्थूल भी कहा जाता है, स्थूल निकाय, स्थूल भौतिकी वगैरह वगैरह। या फिर इसको इंग्लिश में अगर अपने बात करें तो मैक्रोस्कोपिक लेवल भी कहा जाता है, या फिर इसको ओल्ड फिजिक्स भी कहा जाता है। मतलब कि काफ़ी सारे इन चीज़ों के नाम हैं। उसी तरह से अगर अपने दूसरे पार्ट की बात करें तो उसका नाम हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी। तो ये अपने पास आ जाएगा आधुनिक भौतिकी, या इसका रूप जो है मतलब कि इसमें अपने सूक्ष्म पार्ट भी होते हैं, ठीक है, इसको सूक्ष्म भी कह सकते हैं, सूक्ष्म भौतिकी वगैरह वगैरह। और इंग्लिश में ये हो जाएगा अपने पास माइक्रोस्कोपिक लेवल, और इसको क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम पार्ट्स भी बोला जाता है। तो इन चीज़ों अपने फिजिक्स के कार्य क्षेत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। ओके, तो एक स्थूल भाग है जिसको अपने चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, दूसरा जो है आधुनिक भौतिकी है या सूक्ष्म भाग होता है। अब बाद में इन चीज़ों को भी हम आगे चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये यूँ कह लो, एक भाग इसका हो गया यांत्रिकी जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। फिर अपने पास आ गया थर्मोडायनामिक्स जिसको अपने ऊष्मागतिकी कहते हैं। फिर अपने पास आ गया ऑप्टिक्स जिसको अपने प्रकाशिकी कहते हैं। और फिर अपने पास आ गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसको अपने वैद्युत गतिकी कहते हैं या विद्युत गतिकी कहते हैं। तो अपने चिरसम्मत भौतिकी को आगे चार अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी और विद्युत गतिकी। उसी तरह से आधुनिक भौतिकी के अंदर इसको हम नहीं डिवाइड करते, इसके अंदर हमें नाम से ही पता चल रहा है कि सूक्ष्म भाग को पढ़ना है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बारे में पढ़ना है, प्रोटॉन के बारे में जानना है, न्यूट्रॉन के बारे में जानना है, नाभिक के बारे में जानना है, परमाणु के बारे में जानना। तो वो सब चीज़ें जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आती हैं। तो और मैक्रोस्कोपिक लेवल में या चिरसम्मत भौतिकी के अंदर हम यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी और वैद्युत गतिकी या विद्युत गतिकी के बारे में पढ़ते हैं। अब अपने थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि यांत्रिकी के अंदर हमें किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना है या इसके कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं। तो देखो सबसे पहले आ जाता है अपने पास यांत्रिकी। यांत्रिकी या इंग्लिश में मैकेनिक्स हो गया। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है मैकेनिक्स इसमें हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में है। तो थोड़ा अपने यहाँ डिटेल में लिख लेते हैं। तो यांत्रिकी के अंदर हम गति के नियमों पर आधारित या गति के नियमों से संबंधित संपूर्ण अध्ययन करेंगे, या पूरा अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। न्यूटन की गति के 3 नियम थे, उन पर बेस्ड जो सिस्टम है उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और दूसरा हम न्यूटन के जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम था उससे रिलेटेड भी हम इसमें स्टडी करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या कहा गया था कि किन्हीं दो
पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वो गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में अपने को स्टडी करनी है। फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं कि कणों की गति या कणों से मिलकर जो निकाय बना है उसकी गति के बारे में पढ़ना है। कणों की गति या कणों से मिलकर बने निकाय की गति के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है। फिर तरंगों की जो है गति होती है, तरंगों का जो प्रोपेगेशन होता है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। रॉकेट नोदन वगैरह जो होता है उसके बारे में पढ़ना है। वायु में ध्वनि तरंगों का संचरण, यूँ कह लो तरंगों का संचरण या तरंगे किस तरह से चलती हैं, ये सब अपने को इस मैकेनिक्स के अंदर ही पढ़ना है। रॉकेट का जो नोदन होता है, रॉकेट की जो लॉन्चिंग होती है, कैसे रॉकेट ऊपर जाता है, तो वो सब चीज़ें अपने मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपने आ जाता है पार्ट वैद्युत गतिकी। तो वैद्युत गतिकी के अंदर इसको देखो, वैद्युत और विद्युत गतिकी दोनों ही कहा जाता है। तो वैद्युत गतिकी के अंदर आवेश क्या है इसके बारे में अपने को पढ़ना है। स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल के बारे में अपने को पढ़ना है। कूलाम बल, कूलाम का जो नियम था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सब नियम अपने को यहाँ पढ़ने हैं। ठीक है। फिर अगर आवेश गतिमान है तो चुंबकीय घटनाओं को अपने इसके अंदर पढ़ते हैं। जितनी भी चुंबकीय घटनाएं हैं उन सबको इसके अंदर पढ़ा जाएगा। कुछ मूलभूत नियम हैं जैसे एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम, मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो सब चीज़ें हम वैद्युत गतिकी के अंदर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ऊष्मा गतिकी। नाम से ही पता चल रहा है ऊष्मा, ऊष्मा, ताप। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में अपने इसमें पढ़ना है। ऊष्मा इंजन, ऊष्मा इंजन के बारे में, रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक वगैरह हो गया, उसके बारे में अपने को इस थर्मोडायनामिक्स ब्रांच के अंदर स्टडी करनी है। तो ये सब बेसिक सी बातें अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने को किस किस ब्रांच के अंदर किन किन चीज़ों को पढ़ना है। कणों की आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी वगैरह हो गया, जो भी है वो सब चीज़ें अपने को ऊष्मा गतिकी के अंदर पढ़नी है। फिर अपना आ जाता है ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी। प्रकाशिकी के बारे में आप सभी थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से जानते हो, 10th क्लास पास आउट कर ली है आपने। तो आप सभी को 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश जो है किस तरह का बिहेवियर करता है, मतलब कि वो कणों से मिलकर बना है, तरंग है या फिर सीधी रेखा में चलता है। तो वो सब डिटेल अपने को यहाँ पढ़नी है। परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, लेंस कैसे काम करते हैं, दर्पण कैसे काम करता है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, सूक्ष्मदर्शी कैसे काम करता है जो छोटी छोटी चीज़ों को दिखाता है। ठीक है। और दूरदर्शी कैसे वर्क करता है। तो ये सब चीज़ें प्रकाशिकी के अंदर पढ़ी जाती हैं। तो देखा जाए तो फिजिक्स जो है वो अपने आप में ही एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपने को इसके अंदर धीरे धीरे स्टडी करनी है। अब बात आती है कि आप 11th क्लास के अंदर ही क्या ये सब कुछ पढ़ डालोगे, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टॉपिक 11th क्लास के हैं और कुछ टॉपिक 12th क्लास के हैं। अगर अपने मैकेनिक्स की बात करें, यांत्रिकी की बात करें, तो ये आप 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे। और कुछ जो वेव्स वगैरह होती हैं वो सब यहीं पढ़ोगे, तरंगे वगैरह 11th क्लास में। वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है ये आप 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे। थर्मोडायनामिक्स जो है वो आप 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे। और ये जो ऑप्टिक्स है ये 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ क्लास का सिस्टम, ये अपने NCERT के अकॉर्डिंग है। तो उस हिसाब से अपने इन क्लासों में इसकी स्टडी करेंगे। अब बात आ जाती है जो क्वांटम फिजिक्स थी, जो मैंने
मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये सब जो नाभिक हैं, तो वो भी अपने 12th क्लास का मैटर था। 11th क्लास के अंदर अपने को यहाँ सिर्फ इन 2 पोर्शन पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि देखो 11th क्लास जो होती है वो किसी भी साइंस स्टूडेंट के लिए एक बेसिक क्लास है। यहीं से वो सारी डेरिवेशंस वगैरह, सारे बेसिक कंसेप्ट वगैरह समझता है। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली अपने को इस पूरी क्लास को हैंडल करना है। तो ये था फिजिक्स के स्कोप क्या क्या हैं, फिजिक्स के कार्य क्षेत्र क्या क्या हैं वगैरह वगैरह। अब आता है नेक्स्ट, थोड़ी थ्योरी ही है। अभी फर्स्ट चैप्टर में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का 11th क्लास की भौतिक जगत, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें अपने को बस सिर्फ एक तरह का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। तो अब देखो फिजिक्स जो है वो एक्साइटेड क्यों है, फिजिक्स की उत्तेजना क्या है, तो अपने को एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ना है। तो एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स, देखो आपने देखा होगा कि हम कुछ ही बेसिक सिद्धांतों को लेकर के जो फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप 4 मूल बल पढ़ोगे, तो उन्हीं के बेस पर आप काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो। प्रकृति के काफ़ी जो रहस्य हैं उनको फिजिक्स के सिद्धांतों द्वारा उन रहस्यों को खोला जाता है। तो इस वजह से फिजिक्स जो है वो काफ़ी एक्साइटेड है। और प्रौद्योगिकी के अंदर या टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल लगाकर हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप करते जा रहे हैं। तो ये सब जो है फिजिक्स के लिए या हमारे लिए जो है काफ़ी एक्साइटेड हैं। ओके, तो इस तरह से काफ़ी एक्साइटमेंट बनी रहती है फिजिक्स को लेकर। अब नेक्स्ट आता है कि भौतिकी का, देखो भौतिकी या भौतिक विज्ञान एक ही बात है। भौतिकी का समाज के साथ क्या संबंध है, भौतिकी का प्रौद्योगिकी के साथ क्या संबंध है, मतलब कि समाज के लिए भौतिकी ने क्या कुछ किया है और टेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स ने क्या कुछ किया है। ओके, तो ये अपने को इसमें जानना है। तो बात करें अगर अपने समाज की, तो देखो जैसे अपने आजकल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रेडियो यूज़ कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमें इन डिवाइसेस से पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो वो सब हमें पता लग जाता है। तो इसलिए भौतिकी जो है हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब जो ये कृत्रिम उपग्रह हैं जिनसे हमें मौसम की जानकारी वगैरह भी पता चल जाती है, तो ये भी देखा जाए तो एक तरह से फिजिक्स की ही देन है। फिर अगर अपने बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे से हम टूटी हुई हड्डियों का पता लगा लेते हैं, बॉडी के स्कैन करके कुछ जैसे मान लो चीज़ छिपी हुई है तो उनका पता लगा सकते हैं। तो यहाँ भी फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर थर्मोडायनामिक्स के अंदर अपने ऊष्मा इंजन का निर्माण जैसे करना सीख लिया है, तो ये भी एक तरह से फिजिक्स की देन है। हम अलग अलग इंजन डेवलप कर पा रहे हैं। और जैसे विद्युत के कारण ही आज जितने भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस या ये जो चल रहे हैं, तो ये सब विद्युत की ही देन है। अगर मान लो लाइट नहीं होती या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमारे लिए ये सब डिवाइस बेकार होते। तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और ये सब फिजिक्स की ही देन है। और आजकल एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और ये सब सिलिकॉन चिप्स की जब से मतलब की खोज हुई है, तो ये जो फील्ड है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। सिलिकॉन चिप्स से डायोड वगैरह वो सब मतलब कि बहुत कुछ चीज़ें बनी आगे चल करके, ठीक है। तो फिर उससे कंप्यूटर इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गई है। तो ये था फिजिक्स के बारे में पहले चैप्टर के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक बातें, ठीक है, जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये जानना ज़रूरी होता है कि वास्तव में हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट है क्या, ये हमें किस बात का नॉलेज देगा। तो ये हमने जो 2 वीडियो में अभी पढ़ा है, तो फिलहाल ये फिजिक्स का एक बेसिक सा नॉलेज था। फिजिक्स का क्या योगदान है, फिजिक्स में क्या स्कोप है, फिजिक्स जो है किस तरह से अपने को अच्छी लगती है, कैसे फिजिक्स जो है मतलब अपनी लाइफ में एक एक्साइटमेंट लेकर आती है। ओके, तो ये सब चीज़ें फिजिक्स को डिफाइन कर रही हैं, तभी हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम आगे चलकर इसको और सीखें।
अब अपने जो टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, उस टॉपिक का नाम होगा प्रकृति में मौजूद मूल बल। तो टोटल 4 बल जो हैं वो मूल बल हैं। नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक है, अपने सभी को पता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल के बारे में मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है, लगभग सभी को पता है। अगर आप 8th 9th में भी देखें तो शायद ये वहाँ बल मिल जाता है। फिर धीरे धीरे हम और इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ओके। फिर प्रबल नाभिकीय बल हो गया, ये भी मूल बल है, प्रबल नाभिकीय बल। फिर हो गया अपने पास दुर्बल नाभिकीय बल, और फिर हो गया विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, ओके। तो गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से डिनोट कर लो, प्रबल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को Fs से डिनोट कर लो, वीक न्यूक्लियर फोर्स को Fw से डिनोट कर लो, और विद्युत चुंबकीय बल को इलेक्ट्रिक फोर्स या Fe से डिनोट कर सकते हैं। तो ये सब अपने आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, प्रबल नाभिकीय बल क्या है। आपने तब तक नेक्स्ट वीडियो जब मैं भेजूँ उससे पहले आपने ये थोड़ा सा इधर उधर से पता लगाना है, थोड़ा सा मतलब कि रोमांचक बनाओ, थोड़ा सा पता लगाओ कि ये गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। आपको जो आपकी छोटी क्लासें हैं वहीं से पता लग जाएगा, बाकी अपने डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।